हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस, और क्लास 9th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। यहाँ पर हम मिक्सचर के मिक्सचर को हमने एक्सप्लोर कर लिया था। मिक्सचर्स के बारे में काफी डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया था। हम बात कर रहे थे अलग अलग सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में कि कौन कौन सी सेपरेशन टेक्निक्स है जिनका हम यूज करते हैं, ठीक, अलग अलग मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए। कुछ इमिसिबल मिक्सचर्स हो हैं, कुछ मिसिबल मिक्सचर्स हैं, तो कैसे कैसे हम सेपरेट करेंगे, जहाँ जिससे रिलेटेड काफी सारी टेक्निक्स हमने यहाँ पर डिस्कस भी कर ली हैं। बाकी आज हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार आप देख लीजिए, जो जो टॉपिक हमने अभी तक पढ़ लिए हैं, कवर कर लिए हैं, उन्हें एक बार आप देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तक हमने यहाँ पर बात कर ली थी कि मिक्सचर के क्लासिफिकेशन के बारे में, होमोजेनस, हेट्रोजीनस, ठीक है। फिर कुछ एक्टिविटीज देख ली थी, फिर सॉल्यूशन के बारे में बात की थी, और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन भी देख लिया था, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, अलग अलग कंसंट्रेशन टर्म्स भी देख लिए थे, ठीक, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व कर लिए थे। फिर हमने सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी के बारे में बात की थी कि किसी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी तो मतलब क्या है, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व है, ठीक है, कितने सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है, उसी को हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ने पर बढ़ती है, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता। जैसे अगर हम गैसेस के केस की बात करें तो वहां पर सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने पर कम हो जाती है, ठीक है, या सॉलिड के केस में तो बढ़ जाती है। फिर क्रिस्टल्स के बारे में बात की। फिर हमने पढ़ा अपना पहला मेथड ऑफ सेपरेशन, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन क्या प्रोसेस है, तो जैसे हमने देखा कॉपर सल्फेट के प्योर क्रिस्टल्स हमें कैसे मिलेंगे, ठीक है। तो हमने एक मिक्सचर बनाया, मिक्सचर बना करके उसको क्या किया, हीट किया वाटर बाथ में। तो जब हम हीट कर रहे थे तो हम उसमें और मिक्सचर डाल रहे थे ताकि वो सैचुरेटेड बन जाए। फिर हम उसे छान करके यानी कि फिल्टर करके छोड़ देंगे, कूल डाउन होने देंगे, और फिर हमें क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे। उन क्रिस्टल्स को क्लीन वाटर से वॉश करके जो है हमें क्रिस्टल्स मिल जाएंगे, ड्राई करके क्रिस्टल्स मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे हमने ये पहली टेक्निक पढ़ ली थी। फिर हमने नेक्स्ट टेक्निक के बारे में बात की थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट टेक्निक के बारे में बात की थी जो थी डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। डिस्टिलेशन के बाद हमने बात की थी बच्चों फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, ठीक है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी डिस्टिलेशन जैसा ही है, लेकिन वहां पर एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाया जाता है जो सेटअप है उसमें, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है दो से ज्यादा कंपोनेंट्स अगर मिक्स हैं तो उनको सेपरेट किया जा सकता है। जैसे कि पेट्रोलियम है, तो पेट्रोलियम में जो है अलग अलग कंपोनेंट्स तो मिले हुए होते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स मिले हुए होते हैं, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, पेट्रोलियम गैस है, इसके अलावा पैराफिन वैक्स है, बिटुमिन है, और भी कैरोसिन है, और भी बहुत सारे कंपोनेंट इसमें मिले हुए रहते हैं। फिर उनको सेपरेट करने की ये जो प्रोसेस है ये की जाती है पेट्रोलियम रिफाइनरी में, पेट्रोलियम परिष्करणी भी जिसे कहा जाता है, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ये प्रोसेस की जाती है। चलिए, फिर पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात कर ली थी। इस तरीके से हमें क्या करना है, ऐसे फिल्टर पेपर या क्रोमेटोग्राफिक पेपर लेकर के उस पर ऐसा स्पॉट बना लेना है। फिर उसको ऐसे पानी में डिप कर लेना है ताकि इतना सा पार्ट, थोड़ा सा पार्ट जो है वो डिप हो जाए पानी में। फिर जो है वाटर जब ऊपर को मूव करेगा तो हमें जो है अलग अलग कलर दिखेंगे, इसके जो अलग अलग कंपोनेंट है वो सेपरेट होते हुए दिखेंगे, ठीक है। चलिए, अब हमने मिसिबल लिक्विड की तो बात कर ली थी। फिर यहाँ पर हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा कि दो इमिसिबल लिक्विड अगर हमारे पास है, ठीक है, जैसे ऑयल और वाटर का मिक्सचर है, तो वो कैसा है, इमिसिबल है, दोनों आपस में अच्छे से मिले हुए नहीं होते। जबकि एसीटोन और वाटर का जो मिक्सचर है वो क्या है, मिसिबल है। तो यहाँ पर हमने बात की थी अपने लास्ट लेक्चर में कि इमिसिबल लिक्विड को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो एक मेथड तो हमने यहाँ पर देख लिया था, ठीक है, ये सेपरेटिंग फनल की मदद से हम सेपरेशन कर सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं सब्लिमेशन की, कि सब्लिमेशन क्या है और कैसे यहाँ पर सेपरेशन होता है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। उससे पहले सब्लिमेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। सब्लिमेशन है क्या, सब्लिमेशन एक प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली चेंज होता है गैसियस स्टेट में, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं सॉलिड किसमें चेंज होता है, गैसियस स्टेट में। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, सब्लिमेशन।
जैसे नैप्थलीन बॉल्स है, ठीक है, तो नैप्थलीन बॉल को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज होते हैं बिना लिक्विड स्टेट के, है ना। ऐसे नहीं कि सॉलिड से लिक्विड में, अब आप कहोगे बर्फ भी तो गैस में चेंज हो जाती है, लेकिन बर्फ तो पहले लिक्विड में चेंज होती है, फिर उसको हीट करना पड़ता है, फिर जाकर के वो गैस में वेपर्स उसके बनते हैं। लेकिन यहाँ पर सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज होता है, ठीक है। चलिए, टेक अ स्पैचुला, अब ये करेंगे कैसे, इसके लिए एक्टिविटी देख लेते हैं। टेक अ स्पैचुला फुल ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग क्रस्ड कैम्फर एंड सैंड। तो क्रस्ड कैम्फर और सैंड का एक मिक्सचर हमें ले लेना है। कैम्फर जिसे हम कपूर कहते हैं, ठीक है, वो भी सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है हीट करने पर। तो हम क्या कर लेंगे, कैम्फर यानी कि कपूर और सैंड ले लेंगे, सैंड आप जानते हैं रेत ले लेंगे हम, ठीक है। पुट इट इनटू अ क्लीन एंड ड्राई चाइना डिश, प्लेस इट ऑन द ट्राइपॉड स्टैंड यूजिंग अ वायर गॉज। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से पहले ट्राइपॉड स्टैंड ले लेना है, एक बर्नर ले लेना है, यहाँ पर लगा लेना है वायर गॉज, और इसमें जो चाइना डिश है, इस चाइना डिश में हमें लेना है कैम्फर और सैंड का एक मिक्सचर, ठीक है। कैम्फर और सैंड का मिक्सचर हमें यहाँ पर ले लेना है। यहाँ ऊपर से लगा लेना है गैस फनल, और इस गैस फनल को यहाँ पर इस तरीके से कॉटन प्लग से ऐसा बंद कर लेना है, ठीक है। अब प्रोसेस देखते हैं करना क्या है। ये सारी चीजें तो हमें चाहिए, सेटअप हमने देख लिया है। अब रीड करते हैं यहाँ से। टेक अ क्लीन एंड ड्राई ग्लास फनल, प्लग इट्स नोजल विद कॉटन। क्लीन और ड्राई ग्लास फनल लेना है, इसकी नोजल को ऐसे कॉटन से प्लग कर लेना है, कॉटन लगा लेना है इस पर। Keep the funnel inverted on the china dish and set up the apparatus as shown in figure 5.7। अब आपको क्या करना है, इस फनल को इन्वर्टेड कर देना है, यानी कि उल्टा कर देना है, उल्टा ही किया हुआ है ना फनल। तो ये जो ग्लास फनल है, ये तो ऐसा रहा होगा ना, ठीक है, ऐसा कुछ, ये ग्लास फनल तो ऐसा रहा होगा, इसको इन्वर्ट कर देंगे यानी कि उल्टा कर देंगे इस तरीके से चाइना डिश के ऊपर, ठीक है। लाइट द बर्नर एंड प्लेस इट अंडर द वायर गॉज। अब हमें क्या करना है, बर्नर को जलाना है और उसको वायर गॉज के अंडर प्लेस कर देना है, जिस तरीके से यहाँ पर रखा हुआ है ट्राइपॉड स्टैंड के बीच में, वायर गॉज के नीचे, ठीक है। हमें इसको क्या करना है, लाइट कर लेना है यानी कि जला लेना है। हीट द चाइना डिश जेंटली फॉर अ फ्यू मिनट, और कुछ मिनट तक अब हमें क्या करना है, चाइना डिश को हीट कर लेना है। Observe the inner wall of the funnel carefully. Do you notice any solid deposit? अब आपको क्या करना है, इसको जो यहाँ से हीट तो दे ही रहे हैं, तो चाइना डिश को कुछ मिनट्स के लिए हीट करना है। हीट करने के बाद आप देखोगे कि ये जो फनल है, इसकी जो वॉल्स है, इनर वॉल्स है, अंदर की तरफ को जो इसकी क्या है वॉल्स हैं, उन पर आपको कुछ डिपॉजिट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब वो डिपॉजिट क्या है वो हम समझेंगे। अब वो डिपॉजिट क्या होगा, जो कैम्फर है वो हीट होकर के क्या हो गया होगा, वेपर उसके बन गए होंगे, और फिर वही हमारा ये जो फनल है उसके वॉल्स पर जाकर के टकराया होगा और उस पर डिपॉजिट हो गया होगा। बाकी सैंड तो क्या नहीं होती, सैंड तो कितनी भी हम हीट देंगे वो तो इस तरीके उसके वेपर बनेंगे नहीं, तो सैंड जो है हमें चाइना डिश में अलग मिल जाएगी, और जो कैम्फर है उसका डिपॉजिट हमें फनल में देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हम इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। तो यू में फाइंड व्हाइट सॉलिड कैम्फर डिपॉजिट ऑन द इनर वॉल ऑफ द फनल व्हाइल सैंड रिमेन इन द चाइना डिश। तो जैसे कि हमने कहा कि कैम्फर जो है हमें इस ये जो हमारे पास फनल है इसकी इनर वॉल्स पे देखने को मिलेगा, और जो सैंड था, तो सैंड जो है वो चाइना डिश में ही रहेगा, उसके वेपर नहीं बनेंगे। सैंड को कितना भी हीट करते हैं तो वेपर थोड़ी ना बनते हैं। आपने अपने आसपास देखा होगा कहीं कई जो हमारे जंक फूड है, तो स्ट्रीट फूड है, तो स्ट्रीट फूड में आपने देखा होगा कि रेत के अंदर जो है मूंगफलियों को भूना जाता है, या पोटैटोज भी कहीं पर भुने जाते हैं। तो जो जब उसे हीट किया जाता है, रेत को बहुत ज्यादा हीट किया जाता है, तो रेत या वेपर में बदल जाती है, नहीं होता ना ऐसा, वो जैसी है वैसी ही रहेगी, वो वेपर में नहीं चेंज होती, ठीक है। जबकि कैम्फर जो है वो जब हम उसे हीट करते हैं वो सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर हमने फनेल इसीलिए लगाया हुआ था कि वो जो वेपर जब उसके बनेंगे तो वो क्या कर सके, हम यहाँ पर उसे डिपॉजिट कर सके। तो अगर हम इस फनेल को इन्वर्टेड करके यहाँ पर नहीं लगाते और इस पर कॉटन प्लग नहीं लगाते तो वेपर जो है खुले में आ जाते और हमें जो है वो डिपॉजिट अलग से नहीं मिलता। क्लियर है? चलिए, तो ये था हमारा एक्सपेरिमेंट यहाँ पर, और ये जो प्रोसेस है सब्लिमेशन, ये भी हमने यहाँ पर देख ली कि सॉलिड डायरेक्टली चेंज हो रहा है गैस में।
क्लियर? चलिए, तो इतना आपको नोट कर लेना है, ये ड्रॉ कर लेना है, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Camphor on heating below its melting point changes directly from solid state to the vapor state without passing through the liquid state. This process is called sublimation. और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सब्लिमेशन, यानी कि सॉलिड डायरेक्टली लिक्विड बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए सीधा डायरेक्टली सॉलिड गैसेस स्टेट में चेंज हो रहा है, इस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन। ऑन कूलिंग vapor condense back into a solid without becoming a liquid, this is called deposition। अब हमने यहाँ पर दो चीजें देखी। पहली चीज क्या देखी कि जो कैम्फर था, कैम्फर का जो पाउडर था, वो क्या हुआ जब हमने उसको हीट किया तो वो सॉलिड से डायरेक्टली वेपर यानी कि गैसेस स्टेट में चेंज हुआ। ठीक है, वही गैस जब इस किससे टकराई, इस फनेल से टकराई तो क्या हो गई, वापस से क्या हो गई, डिपॉजिट हो गई और सॉलिड में कन्वर्ट हो गई। यानी कि सॉलिड से गैस बन रही है और गैस से डायरेक्टली सॉलिड बनना। तो दो प्रोसेस यहाँ पर देखने को मिली, एक तो सब्लिमेशन सॉलिड से गैस बनना, गैस से वापस सॉलिड बनना कंडेंसेशन के थ्रू, तो हम उसे कहते हैं डिपोजिशन। क्योंकि कंडेंसेशन भी कहें या हम कहें कि जो वेपर्स हैं वापस से जब कंडेंस होती हैं सॉलिड में विदाउट बिकमिंग लिक्विड, बिना लिक्विड बने। वैसे तो कंडेंसेशन की प्रोसेस हमने क्या देखी कि वाटर के जो वेपर्स होते हैं, अगर हम वाटर का केस लेते हैं तो वाटर के जो वेपर्स हैं वो जब कंडेंस होते हैं किसी कूल सरफेस पर टकराते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, उसे तो हम कंडेंसेशन कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब सॉलिड जो है सॉरी जो वेपर्स हैं वो कंडेंस हो रही है डायरेक्टली सॉलिड में, लिक्विड में नहीं, डायरेक्टली सॉलिड में कंडेंस हो रही है, उस प्रोसेस को कहा जाता है डिपोजिशन। ठीक है, तो दो डिपोजिशन बोल सकते हैं या कहीं कहीं पर आपको डीसब्लिमेशन भी दिखाई देगा। ठीक है, तो डिपोजिशन भी बोल सकते हैं या डीसब्लिमेशन भी आप कह सकते हैं, लेकिन मेन यहाँ पर हमारी बुक में डिपोजिशन दिया हुआ है तो डिपोजिशन ही हमें यूज करना है। तो एक प्रोसेस हो गई सब्लिमेशन, एक प्रोसेस हो गई डिपोजिशन। तो अभी अभी हमने यहाँ पे दो प्रोसेस डिस्कस कर ली है। चलिए, hence camphor sublimes and separate from sand because sand does not sublime on heating। ठीक है, तो यानी कि कैम्फर जो है वो तो सब्लिमेशन प्रोसेस से सेपरेट हो रहा है और सैंड जो है वो अलग बच जा रही है, क्योंकि सैंड जो है वो सब्लिमेशन प्रोसेस शो नहीं करती है, सैंड में सब्लिमेशन नहीं होता है। ठीक है, और जबकि कैम्फर में सब्लिमेशन हो रहा है, सब्लिमेशन की वजह से ये जो है सेपरेट हो जा रहा है अलग से। इस तरीके से हमें जो है ये फनेल के ऊपर डिपॉजिट हुआ मिल रहा है, सेपरेट हो रहा है अपने आप। You can also perform this activity using any other sublimable substance। तो ये आप कैम्फर की जगह कोई और sublimable substance भी ले सकते हैं, जैसे कि नैप्थलीन, जैसे हमने कहा नैप्थलीन कपूर। अच्छा, दोनों को ही कपूर कहा जाता है हिंदी में, नैप्थलीन को भी और कैम्फर को भी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये कैम्फर जलाने वाला जो हम पूजा के समय भी जलाते हैं, और ये नैप्थलीन कपूर जिसे हम अपने कपड़ों के साथ भी रखते हैं, है ना, ताकि जो इंसेक्ट्स हैं, कीट हैं, पतंग हैं, वो सभी क्या हो जाए, रिपेल हो जाए, उनको भगाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। नैप्थलीन बॉल्स आपने देखे होंगे व्हाइट कलर के, सेम ये भी व्हाइट ही कलर के होते हैं। चलिए, सिमिलरली सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड नोन एज ड्राई आइस विच इज यूज्ड फॉर आइस क्रीम स्टोरेज ऑल्सो अंडरगो सब्लिमेशन। तो जैसे अगर हम ड्राई आइस की बात करें, ड्राई आइस क्या है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी क्या होती है, डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज होती है और गैस से डायरेक्टली सॉलिड में। ठीक है, तो ये भी क्या सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है। क्या आप और एग्जाम्पल के बारे में सोच सकते हैं? थिंक ऑफ एनी मिक्सचर वेयर सब्लिमेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स। इट इज पॉसिबल टू डिसॉल्व वन मैटर इन अनदर। क्या ये पॉसिबल है एक मेटल को दूसरे मेटल में डिसॉल्व करना? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है ये हम आगे देखेंगे। फिलहाल आपको क्या नोट करना है, सब्लिमेशन की डेफिनेशन, डिपोजिशन की डेफिनेशन और ड्राई आइस का ये एग्जांपल, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो क्या मेटल को डिसॉल्व किया जा सकता है एक दूसरे में? तो इसका आंसर है मेटल डू नॉट डिसॉल्व इनटू ईच अदर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर हम मेटल्स को एक दूसरे में डिसॉल्व तो नहीं कर सकते। हाउएवर व्हेन मेटल्स आर मेल्टेड एट हाई टेम्परेचर दे कैन बी मिक्स्ड टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। लेकिन जब मेटल को हाई टेम्परेचर पर
क्या किया जाता है, मेल्ट किया जाता है, तो हम इन्हें मिक्स कर सकते हैं। जैसा हमने कहा था कि पॉसिबल है मेटल को डिसॉल्व करना एक दूसरे में, तो हाँ पॉसिबल तो है, लेकिन रूम टेम्परेचर पर नहीं, ठीक है, उन्हें मेल्ट करके। When such a hot mixture of two or more metal cools, it solidifies into a new material that appears to be a single metal. तो जब दो मेटल जो है उनको हमने क्या कर लिया है, हाई टेम्परेचर पर मेल्ट करके जो है मिक्स कर लिया है आपस में, तो जब वो कूल हो जाएंगे या सॉलिडिफाई हो जाएंगे तो हमें एक नया ही मटेरियल देखने को मिलेगा। अ होमोजेनस मिक्सचर, अच्छा अब यहाँ पर आ जाती है इंपॉर्टेंट बात जिसके लिए हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था। वो इंपॉर्टेंट बात है कि अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल इज कॉल्ड एन अलॉय। तो इसे क्या कहा जाता है, जब हम दो मेटल्स को या किसी, देखो जब हम दो मेटल को, एक मेटल और दूसरा भी मेटल, और एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल, इनको जब हम मिक्स करते हैं तो क्या हमें मिलता है, तो हमें मिलता है एक होमोजेनस मिक्सचर जिसे कहा जाता है अलॉय। क्या कहते हैं, अलॉय कहते हैं। ठीक है, तो अलॉय क्या है, एक होमोजेनस मिक्सचर है, मेटल मेटल का या मेटल नॉन मेटल का। फिलहाल हमने यहाँ पर मेटल की बात की कि एक मेटल को दूसरे में क्या किया जा सकता है, डिसॉल्व किया जा सकता है, तो हम यहाँ पर मेटल मेटल बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम अलॉय की बात करते हैं तो मेटल और नॉन मेटल से भी अलॉय बनता है। जैसे हमारे पास ब्रॉन्ज है, ब्रास है, ठीक है, इसके अलावा स्टील है, ये सभी क्या है, मेटल नहीं है, ठीक है, ना ही नॉन मेटल है, क्या है, अलॉय है। ठीक है, मेटल्स के अलॉय है। जैसे अगर हम बात करते हैं ब्रॉन्ज की या ब्रास की, जैसे आपने सुना होगा पीतल, या हम कांसा, कांस्य या कांसा जिसे कहते हैं, तो कई बच्चे जो है इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो पीतल है, कांसा है, स्टील है, ये भी मेटल है। ठीक है, ऐसे काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, काफी बच्चे अभी भी कंफ्यूज होंगे कि ये मेटल्स ही हैं, लेकिन नहीं, ये जो ब्रॉन्ज है यानी कि हमारे पास जो कांसा है, पीतल है, स्टील है, ये सभी ना मेटल्स होते हैं ना नॉन मेटल्स होते हैं, ये सभी क्या है, मिश्र धातु यानी कि अलॉयज हैं। ये दो मेटल से मिलकर के बनते हैं। जैसे अगर हम बात करें ब्रॉन्ज की या ब्रास की, तो ये कॉपर टिन या कॉपर जिंक से मिलकर के बनते हैं। वैसे अगर हम बात करें स्टील की, तो स्टील बनता है आयरन और कार्बन से मिलकर के। आयरन एक मेटल है, कार्बन एक नॉन मेटल है, ठीक है, इनसे मिलकर के बनता है स्टील। तो स्टील को हम ऐसा नहीं कहेंगे कि स्टील मेटल है, स्टील क्या है, एक अलॉय है। ठीक है, तो हमें डिफरेंस पता होना चाहिए मेटल्स नॉन मेटल्स के बीच में, और अलॉय क्या होते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक, चलिए, तो फिजिकल मेथड कैन नॉट सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ एन अलॉय। तो ये जो अलॉय के कंपोनेंट है इन्हें हम किसी फिजिकल मेथड से सेपरेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनसे तो हमने एक नया ही पदार्थ बना लिया है, तो किसी भी फिजिकल मेथड से हम इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। दे आर जनरली प्रिपेयर्ड टू प्रोड्यूस मटेरियल दैट आर स्ट्रॉन्गर एंड मोर रिजिड, मोर कोरोजन रेजिस्टेंट। तो जनरली अलॉय बनाए क्यों जाते हैं, ताकि हमें जो है स्ट्रॉन्गर मटेरियल मिले, ज्यादा रिजिड, ज्यादा कोरोजन रेजिस्टेंट मटेरियल मिले। जैसे हम आयरन की बात करते हैं, जैसे आयरन तो आयरन एक काफी स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, लेकिन कोरोसिव नेचर का है ना। आयरन जब मॉइस्ट एयर यानी कि मॉइस्चर, वाटर, एयर, इनके साथ, ऑक्सीजन, इनके साथ जब रिएक्ट करता है तो इस पे क्या लग जाता है, जंक लग जाता है, लग जाता है। जैसे हमारे घरों में कई सारे आयरन के यूटेंसिल्स हैं, जैसे कढ़ाई है, कोई भी चीज है, तो आपने देखा होगा जब आप उसको धो करके रखते हैं तो वो वाटर, मॉइस्चर और ऑक्सीजन, वाटर और ऑक्सीजन के संपर्क में जब आता है तो उसमें एक रेडिश ब्राउन लेयर आने लगती है। तो यही रेडिश ब्राउन लेयर जो धीरे 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 सारे मेटल को जो है पूरा खराब कर देती है। ठीक है, तो ये जो आयरन है ये कोरोसिव नेचर का तो है। कोरोसिव नेचर हम ये कह सकते हैं कि एयर वाटर के साथ रिएक्ट करके ये जंक फॉर्म करता है। ठीक है, लेकिन जब हम इसमें कार्बन मिला देते हैं, कार्बन मिला देते हैं, तब ये मिल करके बनाता है स्टील। क्या बनाता है, स्टील। और अब स्टील के बर्तन तो आपने अपने घरों में देखे होंगे, तो क्या कभी उनमें जंग लगता है, नहीं लगता है ना। तो ऐसी कोशिश रहती है कि जो मेटल, नॉन मेटल या दो मेटल्स को मिला करके ऐसा मटेरियल बनाना है जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो, ज्यादा कोरोजन रेजिस्टेंट हो। ठीक है, यानी कि जो मेटल्स की प्रॉपर्टी से और ज्यादा अच्छा हो। ठीक है, चलिए, जैसे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे हमने ब्रास की बात की, तो ब्रास क्या है, अप्रोक्सीमेटली 80% तो इसमें कॉपर है
और 20% क्या है, जिंक है। अगर हम ब्रॉन्ज की बात करें तो ब्रॉन्ज में भी 80% कॉपर है, 20% क्या है, टिन है। अगर हम स्टेनलेस स्टील की बात करें तो यूजुअली आयरन और अदर एलिमेंट जैसे कि कार्बन का ये मिक्सचर है, जिसमें अबाउट 0.03 to 0.8% तक ये होता है। क्रोमियम है, निकल है, ये स्टेनलेस स्टील है, ये स्टील है। स्टील और स्टेनलेस स्टील दोनों में डिफरेंस भी है। ठीक, चलिए, तो ये बात हो गई अलॉय की। आपको क्या करना है, अलॉय की डेफिनेशन नोट करनी है, अलॉय के एग्जाम्पल नोट करने। कई सारे एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखे हैं, जैसे ब्रास है, ब्रॉन्ज है, स्टेनलेस स्टील है। ठीक है, ये सारे ही क्या है हमारे पास अलग अलग अलॉयज हैं। तो अलॉय की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। कई बच्चे ये भी कहते हैं कि मेटल और मेटल के मिक्सचर को अलॉय बोलते हैं। नहीं, मेटल मेटल के मिक्सचर को तो बोलते ही हैं, लेकिन मेटल और नॉन मेटल के मिक्सचर को भी अलॉय ही बोलते हैं। जैसे हमने आयरन कार्बन की बात की, ये यहाँ पर स्टेनलेस स्टील में अगर हम देखें तो आयरन और अदर एलिमेंट्स का जो ये मिक्सचर है, जिसमें मोलिब्डेनम भी है, निकल भी है, ठीक, क्रोमियम भी है। क्लियर, चलिए, तो ये आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, व्हाई डू इमिसिबल लिक्विड फॉर्म टू सेपरेट लेयर इन अ सेपरेटिंग फनल। तो जो इमिसिबल लिक्विड है ये दो सेपरेट लेयर क्यों फॉर्म कर रहे हैं, तो हमने बात कर ली थी डेंसिटी। इज सब्लिमेशन डिफरेंट फ्रॉम इवेपोरेशन, क्या सब्लिमेशन इवेपोरेशन से डिफरेंट है? बहुत ज्यादा डिफरेंट है। सब्लिमेशन में तो सॉलिड से डायरेक्टली गैस बन रही है, इवेपोरेशन में अगर हम बात करें तो लिक्विड से वेपर बन रहे हैं, है ना, वो भी बिना हीट के। ये इवेपोरेशन कैसे हो रहा है, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो इवेपोरेशन एक अलग प्रोसेस है। अगर हम इवेपोर सब्लिमेशन जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया, अगर हम इवेपोरेशन की बात करें तो इवेपोरेशन क्या है बच्चों, एक सरफेस फिनोमेना है। इवेपोरेशन क्या है, एक, अगर इवेपोरेशन की बात करते हैं तो ये एक सरफेस फिनोमेना है। एक सरफेस फिनोमेना है, सरफेस के पार्टिकल्स पहले इवेपोरेट होते हैं, फिर नीचे वाले पार्टिकल सरफेस पे आ जाते हैं। इस तरीके से ये प्रोसेस होती है। कई सारे फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं। ये हमने डिस्कस भी किया था जब हमारा समर कैंप था, तो उस समय हमने इवेपोरेशन को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक, तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।